नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बात करेंगे दुनिया की बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिसका सीधा असर दुनिया पर होता है, हर देश पर होता है। हम आपको ले चलेंगे दुनिया के कोने कोने में और बताएंगे दुनिया में क्या कुछ घटनाएं घट रही हैं, क्या हलचल चल रही है, जो वर्ल्ड हेडलाइंस बनी है, दुनिया भर की मीडिया में सुर्खियां बनी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड नाउ की। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप का एक बयान एक बार फिर से हलचल मचा रहा है। दुनिया भर के देशों में ट्रंप के दावे की फैक्ट चेकिंग की जा रही है। ट्रंप ने दावा किया है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। जी हां, ये वही रूस है जिसे यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने सस्ते दाम पर बड़ी मात्रा में तेल खरीदा था। लेकिन ट्रंप के इस बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी। मंत्रालय ने ट्रंप के दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप ने बयान क्यों दिया? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश छिपा है? और भारत अमेरिका रूस के रिश्तों पर इसका क्या असर होगा? वहीं वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ती तनातनी की। यह तनातनी अब एक नए और बेहद अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब खुलकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। क्या ऐसा हो सकता है? वेनेजुएला के हालात क्या है? वेनेजुएला की सिचुएशन क्या है? वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप कितना है? यह सब जानने की कोशिश करेंगे। व्हाइट हाउस की हालिया बयानबाजी और अमेरिकी प्रशासन की कार्रवाई क्या संकेत दे रही है? अमेरिका वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के लिए क्या पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है? इन तमाम सवालों के जवाब आप जानेंगे वर्ल्ड नाउ में। इसके बाद बात करेंगे पेरू की, जहां आज की युवा पीढ़ी जेन जी, जिसे अक्सर सिर्फ सोशल मीडिया पर सक्रिय माना जाता है, लेकिन अब ये जेन जी बदलाव की जमीन पर उतर आए हैं। भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध के खिलाफ पेरू के युवा सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं बल्कि सड़क पर भी संग्राम के लिए उतर आए हैं। भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ सड़कों पर उतरे जेन जी की पुलिस से हिंसक झड़प भी हुई है। आखिर क्यों ये झड़प हुई? ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? इनकी डिमांड क्या है? पेरू में हालात क्या हैं? सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे वर्ल्ड नाउ में। तो चलिए वर्ल्ड नाउ की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात रूस और अमेरिका की। भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, यह दावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अच्छे मित्र हैं और मोदी और ट्रंप के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने इस मुद्दे पर मोदी से बातचीत की है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और यूक्रेन युद्ध को लेकर ग्लोबल लेवल पर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि रूस से अब वो समुद्री कच्चे तेल का इंपोर्ट कम करेगा। सवाल यह उठता है कि क्या यह एक सिर्फ सियासी बयान है या फिर भारत की विदेश नीति में वाकई कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी। उनका दावा है कि भारत अब रूस से कोई ऑयल इंपोर्ट नहीं करेगा। ट्रंप का सीधा सीधा कहना है कि उन्हें भारत से सीधा आश्वासन मिला है। हालांकि ट्रंप के इस झूठे दावे की उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी। जल्द ही इस झूठ की हवा निकल गई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। रूस भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन चुका है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने डिस्काउंट पर तेल बेचना शुरू किया था और भारत समेत चीन और तुर्की जैसे देशों ने इसका भरपूर फायदा उठाया है। जून 2023 तक भारत की कुल तेल खरीद में रूस की हिस्सेदारी करीब 40% तक पहुंच गई थी। आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल की खरीद के लिए भारत पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रखा है, जिसके बाद भारत पर अमेरिका का टोटल टैरिफ 50% हो गया है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। चीन भी रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है, इसके अलावा कई चीजें खरीदता है, लेकिन ट्रंप के टैरिफ को सबसे ज्यादा भारत झेल रहा है। ट्रंप का बयान उसी कड़ी का एक हिस्सा माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या भारत पर प्रेशर बनाना चाहते हैं? ट्रंप का पॉलिटिकल स्टेटमेंट यह हो सकता है, लेकिन ट्रंप झूठ बोलने में भी माहिर हैं और अपने दावे से पलटने में भी माहिर हैं। वो हर दिन झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। लेकिन इधर दूसरी तरफ भारत अमेरिका से रिश्ते भी सुधारना चाहता है, लेकिन अपनी ऊर्जा जरूरतों से समझौता नहीं करेगा। यह साफ साफ भारत की तरफ से कह दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के दावों के बावजूद रूस अभी भी भारत के लिए सबसे बड़ा ऑयल सोर्स बना हुआ है। कमोडिटी और शिपिंग मार्केट ट्रैकर के आंकड़ों के मुताबिक 2025 के पहले 8 महीनों में रूस से भारत के तेल आयात में कुल मिलाकर 10% की गिरावट देखी गई है। फिर भी केवल सितंबर महीने में आफ्टर टैरिफ भारत के कुल
तेल शिपमेंट में रूस की हिस्सेदारी 34% रही है। इसका मतलब यह है कि रूस अभी भी भारत के तेल बाजार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बेशक कुछ प्रतिशत की गिरावट आई है। रूस से कौन कौन खरीद रहा है फ्यूल, यह भी देखना जरूरी है। आइए जानते हैं कि रूस से तेल खरीदार जो है वो कौन कौन से देश हैं। अगर हम सबसे पहले नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 है चीन। चीन रूस से $5.5 बिलियन का तेल खरीदता है और सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है वो रूस की है, 42%। इसमें कच्चा तेल भी है, गैस भी है और कोयला भी है। इसके बाद बारी आती है भारत की, जो 27% रूस का कच्चा तेल खरीदता है, जिसमें कच्चा तेल भी है, कोयला भी है और रिफाइंड फ्यूल भी है। फिर 3 नंबर पर तुर्की, जो 21% अपनी जरूरत का तेल जो है वो रूस से लेता है, जो उसमें पाइपलाइन गैस भी और कच्चा तेल भी शामिल है। फिर है यूरोपीय यूनियन, जो अमेरिका के अलाइड है, यानी कि जो नेटो के साथी भी हैं, वो भी यहां से माल लेते हैं, वो भी तेल लेते हैं। लेकिन अमेरिका का दोगलापन यहीं सामने आता है जब आप यूरोपीय यूनियन को कुछ नहीं कहते और एलएनजी पाइप गैस और कच्चा तेल लेते हैं। और उसके बाद है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया कच्चा तेल और एलएनजी लेता है। अगर हम रूस से बात करें तो ये है वो डेटा जिसको व्हाइट हाउस को देखना चाहिए, जिसको अमेरिकी प्रेसिडेंट को देखना चाहिए। और इसमें एक और मुल्क है तुर्की, जो रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल लेता है। लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप बार बार इंडिया पर प्रेशर बना रहे हैं और उनके सिपह सालार कहते हैं कि भाई यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है भारत। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर लगातार बढ़ रहा है और निशाने पर भारत है। अमेरिका ने साफ तौर पर इशारा किया है कि भारत की रूस से तेल खरीद इस युद्ध को परोक्ष रूप से फंड कर रही है। ट्रंप ने भी अपने कई बयानों में यह आरोप दोहराया कि भारत की तेल खरीद से रूस को वो आर्थिक ताकत मिल रही है जिससे वो यूक्रेन में जंग जारी रखे हुए हैं। यानी रूस को काउंटर करने के लिए एक तरह का प्रेशर टैक्टिक्स है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। इसके लिए अमेरिका साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति अपना रहा है, यहां तक कि पाकिस्तान को भी गोद में बिठाए हुए है। आतंकियों से दोस्ती करने के लिए तैयार है। पाकिस्तानियों को महान लीडर बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। यानी समझिए कि एक तरह का दबाव है जिससे अमेरिका भारत को रूस से दूर कर देना चाहता है और इसके लिए प्रेशर तैयार कर रहा है। ट्रंप के दावे और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद भारत एक रीढ़ वाला देश है। यस, वी हैव स्पाइन। भारत ने रूस से कच्चे तेल का इंपोर्ट जारी रखा है और साफ तौर पर आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि यस, हम अपने फैसले के लिए आजाद हैं। हम तय करेंगे कि हमें तेल कहां से लेना है, हमें बाजार के किस हिस्से से क्या खरीदना है, यह कोई दूसरा मुल्क हमें नहीं बताएगा। हालांकि साल 2025 के पहले 8 महीने में थोड़ी गिरावट इसमें जरूर देखी गई है, लेकिन आज भी रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि सितंबर 2025 में भारत में आने वाले तेल शिपमेंट का 34% हिस्सा रूस से मंगाया। रूस भारत का टॉप ऑयल सप्लायर है, जिसमें से 17.8% यानी कि 17.8 लाख बैरल तेल जो है वो रूस से आया। इसके बाद 9 लाख बैरल पर डे इराक से आया, 7 लाख बैरल पर डे सऊदी अरब से आया और लगभग 3.25 लाख बैरल कच्चा तेल अमेरिका से आया। ये आंकड़े पर डे के हैं। पर डे हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, पर डे कितना ऑयल भारत किन किन देशों से खरीद रहा है। रूस भारत के ऑयल रिलेशन पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का असर भी साफ देखा जा रहा है, लेकिन निजी रिफाइनरियों की बढ़ती मांग यह बताती है कि भारत की ऊर्जा नीति अब ज्यादा प्रैक्टिकल है और डायनामिक भी हो रही है। रूस से सस्ता तेल खरीदने की शुरुआत कैसे हुई, यह कहानी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कहानी को समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि अमेरिका किस तरह से दुनिया को ऑपरेट करना चाहता है, चीजों को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और यूरोप ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा दिया। रूस ने अपने तेल को एशिया की ओर मोड़ा और भारत ने 2021 में रूसी तेल 0.2% इंपोर्ट किया था। 2022 में इसमें जबरदस्त बूम आया। भारत ने सस्ते तेल को रिफाइन किया और इसके बाद यूरोप को डीजल
और पेट्रोल के रूप में भी बेचने का फैसला किया। भारत ने बैकडोर ट्रेड की शुरुआत की। भारत ने इस मौके का रणनीतिक और आर्थिक लाभ उठाया। 2025 में यह भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया। औसतन लगभग 1,67,000 मिलियन बैरल पर डे आपूर्ति हो रही है। यह भारत की कुल ऊर्जा जरूरत का 37% है। अब सवाल यह जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, जो अमेरिका चाहता है, क्या भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा या ट्रंप का यह दावा महज खोखला बयानबाजी है? इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन फिलहाल भारत की रणनीति तो यही कहती है कि जहां से जो सस्ता मिलेगा हम लेंगे, जो सस्ता तेल बेचेगा हम खरीदेंगे, चाहे वो रूस हो, ईरान हो, इराक हो या फिर कोई और ही देश क्यों ना हो। फिलहाल अमेरिका की कोशिश है कि रूस को अलग थलग किया जाए और इसके लिए भारत जैसे साझेदार देशों पर दबाव बनाया जाए, फिर चाहे कंधा पाकिस्तान के ही क्यों ना हो। लेकिन भारत किस ओर जाएगा ये आने वाले समय में साफ कर दिया जाएगा और अभी भी साफ कर दिया गया है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से आजाद है। तो डोनाल्ड ट्रंप नाराज क्यों है? डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान से यारी इन दिनों बहुत अच्छी चल रही है, उन्हें तो खुश होना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप को तो शहबाज शरीफ ने 2026 के नोबेल पीस प्राइज के लिए फिर से नॉमिनेट भी कर दिया। इसे समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का मुख्य एजेंडा था अमेरिका फर्स्ट, जिसमें वो चाहते थे कि हर देश अमेरिका को व्यापार में फेयर डील दे। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि एक तरफ विदेश नीति थी जो अमेरिका के हितों को बाकी दुनिया से ऊपर रखती थी। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका टैरिफ को लेकर खासकर भारत को ही क्यों निशाना बना रहा है, जबकि रूस से तेल खरीदने के मामले में तो चीन भारत से कहीं आगे है। यानी डोनाल्ड ट्रंप नाराज है भारत से। अब नाराज क्यों है? ब्रिक्स को लेकर बेचैनी डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बढ़ती जा रही है और ब्रिक्स करेंसी की जो बात की जा रही है, जो डॉलर के मुकाबले खड़ा होगा, उससे डोनाल्ड ट्रंप की बहुत नाराजगी है। क्योंकि अगर ब्रिक्स करेंसी ने अपनी धाक जमानी शुरू कर दी, ये करेंसी चल पड़ी, तो सबसे ज्यादा डॉलर को होगा, क्योंकि ब्रिक्स की इकोनॉमी जोड़ दें तो बाकी की रेस्ट इकोनॉमी के मुकाबले ये इकोनॉमी बड़ी नजर आती है आज की तारीख में। तो ये ब्रिक्स वाली नाराजगी है। पहली बात तो ये, ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। और हाल के सालों में इस मंच पर रूस और चीन के साथ भारत की सक्रियता बढ़ी है। ट्रंप प्रशासन इस समूह को अमेरिकी नेतृत्व वाली पश्चिमी व्यवस्था के खिलाफ एक वैकल्पिक ध्रुव के तौर पर देखता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स को लेकर इतने तिल में लाए हुए हैं कि उन्होंने ब्रिक्स को नष्ट करने तक का दावा करना शुरू कर दिया है और ब्रिक्स देशों की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहना तक शुरू कर दिया है। लेकिन दुनिया इस बात को जानती है कि आज की तारीख में अगर अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है तो चाइना उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और भारत की इकोनॉमी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बहुत तेजी से अग्रसर है। लेकिन वो कह रहे हैं हम ब्रिक्स को खत्म कर देंगे, ब्रिक्स को मिटा देंगे, ब्रिक्स एक डेड इकोनॉमी वाली संस्था है। इसका सबसे बड़ा शिकार सबसे पहले भारत और ब्राजील को बनाया है अमेरिका ने, जहां पर 50% टैरिफ थोपा गया ताकि इन देशों की आर्थिक रफ्तार स्लो हो जाए, इनकी जीडीपी स्लो हो जाए। अगर किसी देश में टैरिफ लग जाएगा जिनके पास 7 बिलियन ऑफ डॉलर के ट्रेड चल रहे हैं, तो वो माल जाने सप्लाई होने बंद हो जाएंगे, जिससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हिट होंगे, जिससे एमएसएमईज हिट होंगे। और यही अमेरिका चाहता है कि भारत की बैकबोन यानी भारत की इकोनॉमी पर हिट किया जाए और ट्रेड डील पर बात अभी बनी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की नीति अमेरिका फर्स्ट की थी। वो चाहते थे सभी देश अमेरिका के साथ फेयर और रेसिप्रोकल ट्रेड करें। भारत के साथ व्यापार घाटा ट्रंप के लिए एक बड़ी चिंता की बात थी। चीन के साथ नजदीकी भी अमेरिका को कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। भारत और चीन के बीच कई विवाद भी रहे, जैसे डोकलाम और गलवान जैसे विवाद। लेकिन अमेरिका को लगता रहा है कि भारत चीन के साथ रिश्ते पूरी तरह नहीं तोड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर रोकने का क्रेडिट भी भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कहा कि दुनिया के किसी भी मुल्क से ना तो कोई फोन आया, ना ही किसी नेता से बात हुई। पाकिस्तान के डीजीएमओ के कॉल पर यह सीजफायर हुआ था। इसके अलावा नॉन टैरिफ बैरियर भी एक बड़ा मसला है। फिर भारत में व्यापार करने में अमेरिकी कंपनियों को कई तरह के गैर
शुल्क बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे लाइसेंसिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी, डेटा लोकलाइजेशन के कड़े नियम, कुछ सेक्टरों में विदेशी निवेश पर पाबंदियां भी हैं। ट्रंप को लगता था कि भारत खुले बाजार की बातें करता है, लेकिन व्यवहार में अमेरिकी कंपनियों के लिए बाधाएं खड़ी करता है। भारत एक उभरती हुई शक्ति है, उभरती हुई इकोनॉमी है, और अमेरिका चाहता है कि भारत की इस उभरती हुई इकोनॉमी को अमेरिका कंट्रोल करे, अमेरिका अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करे, और वो चाहता है कि वो पूरी तरीके से अमेरिका के खेमे में आ जाए, यानी कि भारत। और ट्रंप अपने आप को डील मेकर कहते हैं। उन्हें लगता है कि भारत पर दबाव बनाकर वो बेहतर डील हासिल कर सकते हैं, इसलिए अभी तक डील टैक्टिक्स चल रही है और उसके ऊपर टैरिफ का प्रेशर चल रहा है। इधर चीन को लेकर ट्रंप की रणनीति अलग थी। वहां मामला सीधी टक्कर का था, लेकिन भारत से वो सहयोग की उम्मीद रखते थे जो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि चीन ने अमेरिका को क्रिटिकल मिनरल सप्लाई पर सैंक्शंस थोप दिए, और क्रिटिकल मिनरल के मामले में 97% की मोनोपोली रखता है चीन। चीन को सबसे ज्यादा बड़ा खिलाड़ी माना जाता है क्रिटिकल मिनरल्स के मार्केट में, और वो अमेरिका को नजरअंदाज कर रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि भारत इस हाल में, इस स्थिति में, जब उसे क्रिटिकल मिनरल चीन से नहीं मिल पा रहे हैं, तो भारत अमेरिका की हेल्प करे। वो भी नहीं हो पा रहा। इधर भारत के खिलाफ अपनी टैरिफ नीतियों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार आलोचनाओं का भी सामना कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप की इस नीति को केवल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ही नहीं, बल्कि अमेरिका के अंदर भी तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं 4 दशक की ये दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप बर्बाद कर देंगे। अब अमेरिकी राजनीति में भी इस मुद्दे पर बड़ा विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। करीब 2 दर्जन सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिखकर भारत के साथ रिश्ते फौरन सुधारने की सलाह दी है। और इस बीच अमेरिका के पूर्व राजदूत रहम इमैनुअल ने राष्ट्रपति ट्रंप पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने भारत के साथ 40 साल की रणनीतिक साझेदारी को सिर्फ नोबेल शांति पुरस्कार के लालच में खतरे में डाल दिया। इमैनुअल ने दावा किया कि ट्रंप के बेटे और उनके करीबी कारोबारी नेटवर्क ने पाकिस्तान से वित्तीय लाभ उठाया है। उन्होंने स्टीव विटकॉफ के बेटे जैक विटकॉफ और ट्रंप परिवार के सदस्यों पर पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो बिजनेस समझौते में शामिल होने का आरोप लगाया। इमैनुअल ने इसे राष्ट्रपति ट्रंप की पाकिस्तान के प्रति नरम नीति का कारण बताया, जिसका सीधा असर भारत और अमेरिका के संबंधों पर पड़ रहा है। डे बाय डे हैमरिंग हो रही है, हर दिन इस रिलेशनशिप को नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि कई जानकार यह भी मानते हैं कि यह रिश्ता बहुत मजबूत है और डोनाल्ड ट्रंप के इन नीतियों की वजह से इस पर बहुत असर नहीं पड़ेगा। लेकिन रहीम जी एक दोहा कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी कि प्यार का धागा अगर एक बार टूट जाए तो आप उसे लाख जोड़ लें, लेकिन उसमें वो गांठें रह ही जाती हैं। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। अमेरिका आज की तारीख में इसी टैरिफ प्रेशर के दम पर दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता है, लेकिन आज की तारीख में वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। अब वो जमाना नहीं है जब पूरी दुनिया अमेरिका को फॉलो करती थी भेड़ चाल में। आज हर देश अपने फायदे के हिसाब से, अपने लोगों के फायदे के हिसाब से राष्ट्र सर्वप्रथम की नीति फॉलो करते हुए फैसले कर रहा है। खासकर भारत जैसा देश जो अमेरिकी टैरिफ प्रेशर के आगे झुकने से इनकार करता है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने सिर्फ टैरिफ का टेररिज्म नहीं फैलाया है दुनिया में, अमेरिका कई देशों की स्थिति में टांग भी अड़ाता है, और ऐसे इतिहास में दर्जनों उदाहरण भरे पड़े हैं जब अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने कई देशों में तख्ता पलट करवाया और वहां की सरकारें गिरवाई या बनवाई। लेकिन अब वही अमेरिका वेनेजुएला में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है, और अमेरिका और वेनेजुएला के बीच की तनातनी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां से यूटर्न बहुत मुश्किल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने की खुली तैयारी शुरू कर दी है। खबर यह है कि ट्रंप प्रशासन ने खुफिया एजेंसी CIA को सीक्रेट परमिशन दे दी है, जिसमें जानलेवा ऑपरेशन भी शामिल हो सकते हैं। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की एक और
नौका को वेनेजुएला के तट पर निशाना बनाया। ये देखिए, ये है वेनेजुएला की नाव जिसको अमेरिका ने निशाना बनाया, अमेरिकन आर्मी ने। उसकी तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसके बाद कहा जा रहा है कि यह मामला बहुत गंभीर हो सकता है, क्योंकि पहले से ही अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव है। और इस ताजा हमले के बाद, जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, इस ताजा हमले के बाद यह तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिका का वेनेजुएला की बोट को निशाना बनाकर 1 महीने में किया यह 5वां हमला है। पिछले 1 महीने में घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे तो क्या क्या हुआ है, कितने हमले हुए हैं, ये 5 हमले कब कब हुए, कब कब एयर स्ट्राइक हुए। चलिए 2 सितंबर से शुरुआत करते हैं। वेनेजुएला के एक नाव को निशाना बनाया गया, सभी इसमें 11 सवार लोगों की मौत हो गई। फिर 15 और 16 सितंबर 2025 को 2 और नावों को निशाना बनाया गया, इसमें 3 लोग मारे गए। इसी तरह फिर आगे आ जाइए, 19 सितंबर 2025 को वेनेजुएला के जहाज को निशाना बनाया गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इसे काइनेटिक स्ट्राइक बताया गया। फिर 3 अक्टूबर 2025 को अमेरिका ने नाव पर हमला किया, जिसमें 4 लोग मारे गए। और 16 अक्टूबर 2025 को मादक पदार्थ की तस्करी करने वाली संदिग्ध नाव पर हमला किया गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। मामला संदिग्ध था, अमेरिका को नहीं पता था इसमें क्या कैरी हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन 6 लोग उसने मार दिए फिर से। वेनेजुएला साउथ अमेरिका का एक देश जो इन दिनों अपनी राजनीति को लेकर दुनिया भर की सुर्खियों में। यहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका शुरुआत से ही तानाशाह कहता रहा है, लेकिन अब अमेरिका के रुख में भी बड़ा बदलाव आया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने CIA को वेनेजुएला में सीक्रेट ऑपरेशन की हरी झंडी दी है। यह जानकारी इन दिनों फ्लोट कर रही है। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है इसका कि अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA वहां किसी भी स्तर तक जाकर मादुरो को सत्ता से हटाने की कोशिश कर सकती है। 3 तरफ से वेनेजुएला को फिलहाल घेर लिया गया है। एम्फीबियस ग्रुप के 3 वॉरशिप, जिसमें टॉम हॉक मिसाइल भी तैनात है, इसे वहां पर लगाया गया है। 3 डिस्ट्रॉयर लगाए गए हैं। इसके अलावा सबमरीन और लैंडिंग शिप की तैनाती की गई। साथ ही साथ 10 F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट को यहां पर लगाया गया है, जो कि पोर्टो रिको बेस में मौजूद है। इसके अलावा P-8 पोसाइडन, MQ-9 रिपर सर्विलांस ड्रोन, हैरियर और ऑस्प्रे मिलिट्री विमानों की तैनाती और 82वीं एयरबोर्न ब्रिगेड अलर्ट मोड पर है। होवरक्राफ्ट के साथ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी भी कर ली गई है। तो इसका मतलब यह समझिए कि आप अमेरिका इस जंग में डायरेक्ट उतरने की तैयारी कर रहा है। तो ऑपरेशन क्या ही चलाएगा, अमेरिका ने जंग की तैयारी कर ली। खबर तो दोस्तों यहां तक है कि इस ऑपरेशन में किल मिशन, यानी मादुरो को निशाना बनाने की योजना तक शामिल हो सकती है। इस पूरे मिशन का मकसद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने की कोशिश करना तेज है। ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला में सो कॉल्ड लोकतंत्र बहाली की बात कर रहा है। वैसे यह बड़ा सही रहा है अमेरिका का। अमेरिका ने जिस किसी भी देश की राजनीति में हस्तक्षेप किया है, वहां पर यही कह के हस्तक्षेप किया है कि अमेरिका फलाने कंट्री में जाकर वहां पर रणनीति बहाल, लोकतंत्र बहाल करना चाह रहा है। तो ये लोकतंत्र के नाम पर दुनिया के कितने देशों में तख्तापलट कर चुके हैं। लेकिन इस रणनीति से नए सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अगर अमेरिका सच में मादुरो को हटाने के लिए कोई खुफिया ऑपरेशन शुरू करता है, तो इससे न सिर्फ वेनेजुएला बल्कि पूरी दुनिया में भूचाल आ सकता है। कैसे, आइए समझते हैं। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव है। अमेरिकी सेना ने हाल के हफ्तों में वेनेजुएला के कई तटीय इलाकों पर हमला किया है। अमेरिका तो कह रहा है कि यह ऑपरेशन ड्रग तस्करी और आतंक के नेटवर्क को रोकने के लिए किए जा रहे हैं, जबकि वेनेजुएला कह रहा है कि इससे वो अपनी संप्रभुता पर हम सीधा हमला बोल रहा है।
सितंबर 2025 से अब तक अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के समुद्री इलाकों में कई संदिग्ध जहाजों को निशाना बनाया। अभी तक अमेरिका ने कम से कम 27 वेनेजुएला के नागरिकों को मार दिया है। सबसे हाल की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सबसे ताजा तस्वीर है अक्टूबर 2025 की, जब अमेरिकी जहाज पर ड्रोन से मिसाइल दागी गई। इस हमले में 6 लोग मारे गए। वेनेजुएला ने अमेरिकी हमलों को वेनेजुएला के खिलाफ अघोषित युद्ध करार दिया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो ड्रग कार्टेल का बहाना बनाकर वेनेजुएला की सरकार को बदलने और लैटिन अमेरिका में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ड्रग तस्कर पर नकेल या फिर मादुरो को हटाने का प्लान, इसे भी समझना होगा। कोलंबिया से कोकेन वेनेजुएला बन रहा है नया ट्रांजिट रूट। यह एक दावा है किसका? अमेरिका का, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का। दावा कह लीजिए, बहाना कह लीजिए, और इसी के जरिए निशाना कह लीजिए। यूएस नेवी की बढ़ती मौजूदगी में ड्रग्स को रोकने या फिर प्रेशर बनाने की आप यह काम बंद कर दीजिए। मादुरो कह रहे हैं कि यह हमारे देश की संप्रभुता पर हमला है, हमारी सॉवरेनिटी को खतरे में डाला जा रहा है। ड्रग माफिया के खिलाफ या फिर जियोपॉलिटिकल चाल, यह सबसे बड़ा सवाल है आज की तारीख में वेनेजुएला के कॉन्टेक्स्ट में। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच राजनीतिक तनातनी कोई नई बात नहीं है। एक तरफ जहां वेनेजुएला अमेरिकी पूंजीवाद और हस्तक्षेपकारी विदेश नीति की खुलकर आलोचना करता रहा है, वहीं अमेरिका वेनेजुएला में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर लगातार निशाना साधता रहा है। 1980 के दशक से वेनेजुएला और अमेरिका के रिश्ते में तल्खी बढ़ती चली गई, खासकर जब ह्यूगो चावेज ने सत्ता संभाली और अमेरिकी विरोधी रुख अपनाया। चावेज ने अमेरिका पर वेनेजुएला के आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाया। उनके उत्तराधिकारी निकोलस मादुरो के दौर में यह तनाव और ज्यादा गहरा हो गया। अमेरिकी प्रतिबंध यानी कि सैंक्शंस, जो अमेरिका का प्राइम हथियार होता है, किसी भी देश पर सैंक्शंस लगाओ, फिर राजनीतिक हस्तक्षेप और विपक्ष को समर्थन देने के आरोपों ने दोनों देशों के बीच खाई को और बढ़ा दिया। क्या विवाद रहे हैं दोनों देशों के बीच? सरकार और लोकतंत्र पर मतभेद, यानी कि अमेरिकी जो लोग हैं वो निकोलस मादुरो को, वहां की सरकार को अमेरिका तानाशाही मानता है। कहते हैं यहां लोकतंत्र नहीं है, यह अमेरिका का दावा है। 2018 में मादुरो दोबारा राष्ट्रपति बने और अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने इसे गैर कानूनी चुनाव करार दे दिया। कह रहे हैं चुनाव भी करप्ट थे। अमेरिका ने जुआन गुआइडो को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दी, यानी कि वहां का राष्ट्रपति कोई और, अमेरिका जिसे राष्ट्रपति मानता है वो कोई और है, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार है। असली खेल आता है यहां से, यहीं से शुरू होता है असली खेल। खेल है ये तेल का। जहां जहां तेल मिला अमेरिका को, वहां वहां कोहराम मचाया अमेरिका ने। दुनिया के किसी भी देश का नाम उठाकर देख लीजिए आप, या तो माई वे नहीं तो फिर हाईवे। अमेरिका की यही नीति रही है। खाड़ी देशों ने सरेंडर कर दिया, सब अमेरिका के पपेट बन गए। इराक सीरिया ने नहीं किया, वहां की स्थिति देख लीजिए। ईरान ने नहीं किया, वहां की स्थिति देख लीजिए। वेनेजुएला ने नहीं किया, वहां की स्थिति देख लीजिए। इन देशों के हालात आपको बेहतर पता है। अब वेनेजुएला के साथ भी यही स्थिति के, वहां दुनिया के कुछ जो सबसे बड़े तेल भंडार है वो वेनेजुएला उनमें से एक है। अमेरिका लंबे समय तक वेनेजुएला से तेल लेता रहा, लेकिन मादुरो शासन के खिलाफ प्रतिबंध लगाकर यह संबंध तोड़ दिया गया। इसके बाद लगाए गए फाइनेंशियल सैंक्शन, यानी कि आर्थिक प्रतिबंध। अमेरिका ने वेनेजुएला पर कई तरह के फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए। तेल निर्यात पर सैंक्शन, बैंकिंग सेक्टर पर सैंक्शन और सरकार के अधिकारियों पर निजी प्रतिबंध भी लगाए। इससे वेनेजुएला की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर हुआ, बैड इंपैक्ट जिसे आप कह सकते हैं। अब वहां मानवाधिकार और शरणार्थी संकट भी हो गया है। अमेरिका वेनेजुएला में मानवाधिकार उल्लंघनों की आलोचना करता है। आर्थिक स्थिति खराब होने से लाखों नागरिक पलायन कर चुके हैं, जिसे अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक मानवीय संकट बताते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि उनकी वजह से ही वो संकट वहां पनपा है। अगर अमेरिका ने
टांग नहीं अड़ाई होती, तेल का खेल नहीं किया होता, तो वहां सैंक्शंस नहीं होते। सैंक्शंस नहीं होते तो वेनेजुएला की स्थिति अच्छी होती। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन और प्रभाव क्षेत्र अमेरिका का बहुत ज्यादा है, लेकिन वेनेजुएला भी रूस, चीन और ईरान जैसे देशों के करीब है, यानी कि जो एंटी अमेरिका गुट है वो वेनेजुएला के दोस्त हैं। अमेरिका इसे प्रभाव क्षेत्र में चुनौती के तौर पर देखता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे रूस के पास यूक्रेन, और यूक्रेन ने कहा हम नेटो में शामिल हो जाएंगे। और वेनेजुएला को अगर अमेरिका कंट्रोल नहीं करता है तो अमेरिका को लगता है कि वेनेजुएला की जमीन का इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है? रूस कर सकता है, चीन कर सकता है, ईरान कर सकता है। इसलिए वो वहां अपनी पपेट गवर्नमेंट बिठाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप की कवायद यही है, या तो मेरे पाले में, नहीं तो फिर किसी के पाले में भी नहीं। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच टकराव सिर्फ राजनीतिक विचारधारा की नहीं, बल्कि आर्थिक हित भी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है। राष्ट्रपति मादुरो के सत्ता में आने के बाद उन्होंने तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसका सीधा असर अमेरिकी कंपनियों पर पड़ा और वो वेनेजुएला के विशाल तेल संसाधनों से बाहर हो गई। इसका मतलब यह कि वेनेजुएला में मादुरो के आने के बाद तेल निकालने का काम सिर्फ और सिर्फ वेनेजुएला की सरकारी कंपनी करेगी, कोई निजी कंपनी नहीं, और सरकारी तेल बेचेगी। तो अमेरिका के जितनी भी कंपनी वहां पर ऑयल डिगिंग का काम कर रही थी, सब बंद हो गया और सारे के सारे वहां के तेल संसाधन से बाहर हो गए। यह आर्थिक चोट अमेरिका के लिए सबसे बड़ी वजह बनी, जिसके बाद से ही वो वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन करवाने की कोशिशें करता रहा है। अमेरिका अब भी चाहता है कि इस देश के तेल भंडार पर उनका सीधा कंट्रोल हो, ताकि वो वैश्विक ऊर्जा बाजार में अपनी ताकत को बरकरार रख पाए। वहीं दूसरी तरफ मादुरो हैं, जो देश की संप्रभुता और संसाधनों की रक्षा करने की बात करते हैं। वेनेजुएला और अमेरिका दोनों ही अब वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन दशकों पुरानी यह कड़वाहट क्या जंग से ही खत्म होगी या जंग के बाद और भड़क जाएगी, ये भविष्य बताएगा। लेकिन कानून के जानकारों का कहना है कि आतंकवादी घोषित करने से सरकार उनकी संपत्ति पर कब्जा कर सकती है या उन पर वित्तीय पाबंदी लगा सकती है, लेकिन युद्ध जैसी कार्रवाई का अधिकार अमेरिका को नहीं मिल सकता है। कि अमेरिका एक तरफा कार्रवाई वेनेजुएला में शुरू कर दे, जिसकी तैयारी शायद अमेरिका ने कर ली है। यानी आप कभी भी ये बड़ी खबर सुनेंगे, ब्रेकिंग न्यूज सुनेंगे कि अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर या तो अटैक कर दिया या ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस पर हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जेन-ज़ी प्रोटेस्ट की। आजकल ये वर्ड आप बहुत कॉमनली सुन रहे होंगे, बहुत बार चर्चा में होगी, लेकिन ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये ना नेपाल की तस्वीर है, ना बंगाल की तस्वीर है, ना ही ये मेडागास्कर की तस्वीर है। ये जेन-ज़ी प्रोटेस्ट की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो आगजनी की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है पेरू की। पेरू में भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ आवाज उठाने के लिए युवा सड़क पर उतर आए हैं। आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है और झड़पें हो रही है। पुलिस की संख्या आप देख लीजिए, पुलिस ने कितनी बड़ी तैयारी की है पेरू में इन प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए। पहले तो कहा जा रहा था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, लेकिन यह मामला सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन तक नहीं रुका। आपको फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाते हैं और जरा सुनिए भी कि किस तरह से वहां प्रोटेस्ट हो रहा है। तो आपने देखा कि मामला सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन तक नहीं रुका। थोड़ा ऑडियो भी आने दें पीसीआर प्लीज। इससे पुलिस से हिंसक झड़प शुरू हो गई और अब यही तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बन चुकी हैं।
ये तस्वीरें पेरू की राजधानी लीमा की हैं, जहां हजारों युवा हाथों में तख्तियां, आंखों में गुस्सा लेकर सड़क पर उतर आए। अब इन युवाओं का क्या कहना है? इन युवाओं का कहना है कि भ्रष्ट राजनेताओं और माफिया गिरोहों ने इस देश को जकड़ रखा है। आम पब्लिक परेशान है, लेकिन अब और चुप नहीं बैठा जा सकता। हालात तब और बिगड़ गए जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। देखते ही देखते लाठियां चलने लगी, आंसू गैस के गोले दागे जाने लगे। आंदोलन पेरू की राजधानी लीमा समेत अब और कई दूसरे शहरों तक फैल गया है। पेरू में पिछले 5 साल में राजनीतिक अस्थिरता के कारण 5 से अधिक राष्ट्रपति बदल चुके हैं। यह अस्थिरता मुख्य रूप से सत्ता संघर्ष, भ्रष्टाचार के आरोपों और जनता के विरोध प्रदर्शन के कारण हुई है। पेरू में पिछले 5 सालों में कौन कौन से राष्ट्रपति आए, उनके नाम भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, और वो हटाए क्यों गए, ये भी आप जान लीजिए। मार्टिन विस्कारा मार्च 2018 में आए, लगभग 3 साल का कार्यकाल रहा, लेकिन भ्रष्टाचार और महाभियोग की वजह से इन्हें हटाया गया। मैनुअल मेरिनो नवंबर 2020 में राष्ट्रपति बने, 5 दिन का कार्यकाल रहा और विरोध होने पर खुद ही इस्तीफा दे दिया। फिर बारी आती है फ्रांसिस्को सगस्ती की, ये नवंबर 2020 में बने। किनके जाने के बाद? मैनुअल मरीनो के जाने के बाद। फ्रांसिस सगस्ती नवंबर 2020 में प्रेसिडेंट बने और उसके बाद 8 महीने का कार्यकाल रहा, लेकिन चुनाव के बाद ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर आए पेड्रो कास्टिलो, ये जुलाई 2021 में प्रेसिडेंट बने, लगभग 1.25 साल का करियर रहा, 1 साल 4 महीने या 16 महीने आप इसे कह लीजिए। संसद भंग करने पर महाभियोग चलाया गया और इनको हटना पड़ा। फिर आए मौजूदा राष्ट्रपति डीना बोलुआर्ते, जो दिसंबर 2022 में बने, लगभग 3 साल होने को और अभी भी पद पर हैं, लेकिन इनमें से सबके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे। अब सवाल यह है कि ये जो अभी के प्रधानमंत्री हैं डीना बोलुआर्ते से भी लोग खुश नहीं हैं, और इसकी वजह से जो युवा पीढ़ी है वो सड़क पर है। अब ये नई पीढ़ी ना तो डर रही है ना चुप हो रही है। पेरू की सड़कों से निकली आग शायद दुनिया के हर कोने में बैठे युवाओं को संदेश भी दे रही है कि वक्त है सिस्टम को जगाने का। पेरू के लोग नाराज क्यों हैं? मुद्दे क्या हैं इन युवाओं के? इन युवाओं के मुद्दे हैं कि भाई राष्ट्रपति तो बदल जा रहे हैं, लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही, यानी कि रोजगार एक बड़ा मसला है। बेरोजगारी खासकर युवाओं में बहुत अधिक है और काम के अवसर भी कम है। गैर औपचारिक काम, इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा है, जहां नौकरी की सुरक्षा और फायदे जैसे पेंशन जैसे फायदे नहीं मिल पाते हैं। इसके बाद फिर पेंशन प्रणाली में बदलाव किया गया और उस पर दबाव बनाया गया। हुआ क्या कि हाल ही में एक कानून पास हुआ जिसमें पेरू वासियों को जो 18 साल से ऊपर हैं, उन्हें पीपीएफ में, प्राइवेट पेंशन फंड से जुड़ने के लिए अनिवार्य कर दिया गया। अब इसमें जो छोटे कामगार हैं या जो बेरोजगार हैं, उन पर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ने लगा, वित्तीय बोझ पड़ने की आशंका बढ़ गई। तो लोगों ने कहा यह तो जबरन वसूली का तरीका है, क्या आप जबरदस्ती पीपीएफ में पैसे डालिए, जब पैसे ही नहीं तो कहां से डाले इंसान। युवाओं का आरोप है कि यह बदलाव उनकी आजादी और आर्थिक स्थिति को अनदेखा करते हुए उन पर एक अनिवार्य वित्तीय बोझ डालेगा। अगर उन्होंने काम नहीं किया होगा तो मासिक योगदान नहीं कर पाएंगे। इसे जबरन पेंशन योगदान कहा गया। नई पीढ़ी का गुस्सा इसलिए सड़क पर फूट पड़ा। जलवायु परिवर्तन से लेकर बेरोजगारी तक दुनिया भर में जनरेशन जेड अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। सिर्फ 1 महीने में 8 देशों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें जेनजीज का मैसेज यह है कि वो खामोश नहीं रहने वाले हैं। और इस पूरे साल को 2025 की अगर बात की जाए तो इसे क्रांति वाला साल भी कहा जाता है। अमेरिका में भी अप्रैल में प्रोटेस्ट हुए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, आपको तो याद ही होगा। अगर सिर्फ 30 दिन की बात की जाए, सिर्फ 1 महीने की बात की जाए, तो 8 देशों में प्रोटेस्ट हुए, जिसमें अमेरिका, जर्मनी, नेपाल, चिली, नाइजीरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे
देश भी शामिल हैं। यहां तक कि भारत में भी प्रोटेस्ट देखने को मिला। भारत में लद्दाख की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर लोग सड़कों पर उतर आए थे। यानी हर देश में अलग मुद्दा, लेकिन आवाज एक जैसी, बदलाव। और बदलाव की मांग है दुनिया की सबसे युवा और डिजिटल पीढ़ी की, जिसे जनरेशन जेड कहा जाता है। जेन ज़ी की खासियत क्या है? इनकी खासियत यह है कि सोशल मीडिया का बड़ा ऑप्टिमम यूज करते हैं, स्मार्ट यूज करते हैं। इनको इसे ड्राइव करना आता है। लाइव स्ट्रीमिंग से लेकर वायरल हैशटैग्स तक, ट्विटर से लेकर टेलीग्राम तक और इंस्टा से लेकर टिकटॉक तक, हर प्लेटफॉर्म पर युवा ही ट्रेंड बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। जेन ज़ी बहस करती है, सवाल उठाती है और संगठित होकर एक्शन लेती है। यह प्रोटेस्ट इसी बात का नतीजा है। इन प्रदर्शनों ने एक बात साफ कर दी है कि आने वाला कल युवाओं के हाथ में ही है। और कहा भी जाता है कि बच्चे और युवा ही देश का भविष्य होते हैं। अब जेन ज़ी का ये गुस्सा पेरू में क्या बदलाव लाएगा, क्या चेंजेस आएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अब ऐसे प्रोटेस्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दुनिया का कोई भी देश ऐसे प्रोटेस्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकता। वर्ल्ड नाउ में आज के लिए इतना ही। बारी है इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की। हमारा आज का सवाल है, इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट में भारत के विदेश मंत्री का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डॉक्टर एस जयशंकर और ऑप्शन बी डॉक्टर रविशंकर प्रसाद। जवाब 724077 पर व्हाट्सएप करें। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट में कल विनर कौन बने, आइए देखते हैं। कल के विनर का नाम है पूजा, जो कि द्वारका मोड़ दिल्ली से हैं। पूजा, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट जीत चुकी हैं और जल्द ही आपको मिलेगा एक शानदार गिफ्ट।